आज दिन भर से लाइट बंद है दोस्तों, और आज लैपटॉप भी चार्ज नहीं है पूरा। ठीक है, देखते हैं जब तक चलेगा, जब तक चलाएंगे, उसके बाद अगर लाइट आ गई तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग ये नहीं समझे कि कैसे क्लास कट गया। तो मुझे जहाँ तक लगता है 20 मिनट 25 मिनट क्लास हो सकती है, इतना मेरा जो है लैपटॉप चार्ज है दोस्तों, क्योंकि आज मैंने पूरा वर्क किया है लैपटॉप पर। बहुत सारी चीज़ों को डाला है मैंने, वीडियो को डाउनलोड कर करके डाला है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा कि लाइट बंद है। मोबाइल से इंटरनेट चलाकर मैंने डायबिटिक का सेमिनार का, स्मेल थेरेपी का, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके डाल रहा हूँ ऐप में।
चलिए दोस्तों, कोशिश करते हैं हम लोग आगे बढ़ने की। लाइट आ जाए बहुत अच्छा है। कल का टॉपिक समझ में आ गया, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये भी जब आगे बढ़ेगा तो आपको याद रखना है दोस्तों, रूमेटिक अर्थराइटिस क्या होता है। ठीक है, रूमेटिक अर्थराइटिस एक प्रकार से रूमेटिज्म के कारण, अर्थात अर्थ, रूमेटाइड अर्थराइटिस का मतलब होता है, अर्थर का मतलब होता है जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन, लेकिन याद रखना दोस्तों ऑटो इम्यूनिटी के द्वारा, यानी सिंगल वे में नहीं होता, ऑटो इम्यूनिटी के द्वारा डेवलप हो रहा। अब ऑटो इम्यूनिटी डेवलप कैसे हो रही भाई, हम लोग देख रहे हैं, हर जगह देखते हैं हम लोग, ऐसे कैसे डेवलप हो जाता है। याद रखना दोस्तों, रोमेटिक रोमेटिज्म से लिया गया है। ठीक है, रोमेटाइड अर्थराइटिस जो होता है रोमेटिक से लिया गया है, जिसको विस्तार से मस्कुलोस्केलेटल इलनेस के नाम से जाना जाता है। मसल्स और बोन, बोथ मसल्स एंड बोन, मस्कुलोस्केलेटल इलनेस के नाम से जाना जाता है। वहां पर हमने ओस्टियोआर्थराइटिस में बात करी थी, दो बोन की बात करी थी, ये बोन है, ये बोन यहां पर अफेक्टेड हो रही है। हमने यहां पर बात की थी, ये बोन अफेक्टेड हो रही है। यहां पर बोन तो हो रही है, लेकिन बोन के साथ मसल्स भी अफेक्टेड हो रही है, इसलिए मस्कुलो एस्केलेटल इलनेस के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखना, रोमेटिक अर्थराइटिस एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है। माइंड कर लीजिएगा, एकाएक डेवलप नहीं होता, क्रॉनिक इंफ्लामेटरी प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें मोस्टली जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, लेकिन जॉइंट्स को तो अफेक्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ मसल्स के साथ साथ स्किन और लंग्स को भी अफेक्टेड करता है। याद रखिएगा, जब एंटीबॉडीज बनेगी, भाई ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, आपके बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज बन रही है, और जब ऑटो एंटीबॉडीज बनेगी, वो जहां जहां निकल कर जिस जिस जगह पर जाएगी सर्कुलेशन के द्वारा, वो वहां पर उनको अफेक्ट करेगी। इसलिए यहां पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, स्किन और लंग्स अफेक्टेड होता है। याद रख लेना, स्किन लंग्स अफेक्टेड होता है, डायरेक्टली बता रहा हूं। इसके अतिरिक्त तो जहां एंटीबॉडीज जाएगी, वहां पर आपको याद रखना है IgG, IgM, ये दोनों एंटीबॉडीज के माध्यम से काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हमारे खुद के खिलाफ काम होते हुए नजर आएगा। दोस्तों याद रखना, जो हेल्थी जॉइंट्स होते हैं, टिपिकली आपको मैंने कल बताया था, एक छोटा सा रिवीजन मार रहा हूं, आपको याद आएगा। ठीक है, हेल्थी जॉइंट टिपिकली दो बोन्स के इन्वॉल्वमेंट होने से होता है। ये दो बोन इन्वॉल्वमेंट हो गया, जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज के साथ, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया, जिसके साथ में वो कवर्ड रहता है। दोस्तों ठीक है, याद रखना, आर्टिकुलर कार्टिलेज एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव कुशन के जैसे एक्ट करता है, क्योंकि एक लुब्रिकेटेड सब्सटेंसेस यहाँ पर बोन्स के लिए सिक्रेट होता है, जो एक दूसरे को ग्लाइडिंग कैरेक्टर देता है, यानी फिसलने वाला काम देता है दोस्तों, और इसी कारण हम लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। यदि ये यहाँ पर जो ग्लाइडिंग कैरेक्टर है अगर नॉर्मल है, तो हम सालों साल काम कर सकते हैं दोस्तों, हमारे जॉइंट्स हमारा साथ देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक प्रकार का जॉइंट जैसे कि सैनोवल जॉइंट, ठीक है, ये जो होता है सैनोवल जॉइंट होता है, और एक सैनोवल जॉइंट दो बोन के कनेक्शन से बनता है, जो एक फाइब्रस जॉइंट होता है। यहाँ पर फाइबर्स होते हैं, ये सब फाइबर्स है, मसल फाइबर। ठीक है, याद रखिएगा, ये कंटिन्यूस होता है, अगर कंटिन्यूस हो रहा है तो कहां पर, ये पेरियोस्टियम से कनेक्ट होता है। याद रखिएगा, और इसीलिए दोनों बोन पेरियोस्टम के साथ में, या दोनों बोन्स की आउटर लेयर के साथ में, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अर्थात जब मसल्स जो होती है, एक पार्ट से जहां से शुरू होती है उसको ओरिजिन कहते हैं, और जहां पर जाकर खत्म होती है उसको इंसर्शन कहते हैं। तो यहां से ओरिजिन हुई, यहां इंसर्शन हुई, यहां से ओरिजिन हुई, यहां इंसर्शन हुई, और इस प्रकार से दोनों बोन से कनेक्ट होता है। आपको केवल इतना याद रखना है, ये जो फाइब्रस कैप्सूल बन रहा है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये फाइब्रस कैप्सूल एक साइनोविल मेम्ब्रेन के द्वारा लाइन रहता है, जो कि साइनोविल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, हमने कल बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, और यहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 की सेल्स होती है, एक डेब्रिस को रिमूव करती है, एक फ्लूइड को सीक्रेट करती है। ठीक है, याद रखना, नॉर्मली साइनोविल फ्लूइड एक विस्कस फ्लूइड होता है, जैसे कि जेली लाइक पार्ट ऑफ चिकन एग। ठीक है, और ये हेल्प करता है जॉइंट्स को
बैलेंस करने में, लुब्रिकेट करने में, ग्लाइडिंग करने में, और ये इस साइनोवियल मेम्ब्रेन का मेन काम होता है। इस साइनोवियल सेल्स के माध्यम से सर्व करने में हेल्प करता है, और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में स्पेशली ग्लाइडिंग का मैकेनिज्म होता है जो हमेशा इस जॉइंट के लिए वो काम करता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी यहां पर ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं जो यहां पर लगातार अपने लेवल को मेंटेन करते हैं, सेल डेब्रिस को निकालना, एंटीबॉडीज को डालना, मैक्रोफेजेस को डालना, ताकि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई डैमेज होता है उसके खिलाफ जॉइंट्स में काम किया जा सके, जैसे मैक्रोफेजेस, जैसे कि लिम्फोसाइट, और उसके माध्यम से इसको स्वस्थ रखा जा सके। ये लगातार प्रोसेस होती रहती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन और आर्टिकुलर कार्टिलेज के साथ मिलकर ये जॉइंट्स की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको फॉर्म करता है, और इसीलिए ये स्ट्रक्चर ऑस्टियोआर्थराइटिस में एज यूजुअल रोमेटिक अर्थराइटिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल सेम उसी प्रकार का करता है जो हमने कल समझा था। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल आपको नहीं बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रोमेटिक अर्थराइटिस होता क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट एज इट इज है, लेकिन कैरेक्टर चेंज है। डैमेज वैसे ही हो रहा, लेकिन कारण अलग है। आपको कारण देखना है, कारण के अनुसार निदान करना है दोस्तों। टेम्परेरी ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। रोमेटिक अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून प्रोसेस होती है दोस्तों, याद रखना, रोमेटिक अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून प्रोसेस होती है जो कि टिपिकली एक जेनेटिक फैक्टर और एक इन्वायरमेंटल फैक्टर के बीच में एक इंटरेक्शन के साथ ट्रिगर करती है। याद रखिएगा दोस्तों इस बात को कि एक टिपिकली एक जेनेटिक फैक्टर होता है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, दोनों के बीच, याद रख लेना मेरी बात को ध्यान से, एक जेनेटिक फैक्टर होता है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, दोनों के इंटरकनेक्शन के द्वारा, इंटरेक्शन के द्वारा रोमेटिक अर्थराइटिस ट्रिगर होता है दोस्तों। ऐसे ही नहीं हो जाएगा, है ना। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं एक बात करूं आपको, एक पर्सन जो किसी एक जीन के साथ एक इम्यून प्रोटीन लेकर आए, ठीक है, यानी मान लो इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम है, 22 ऑटोसोम है, एक उसका सेक्स क्रोमोसोम है, ये उसकी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज है रोमेटिक अर्थराइटिस की, वो वहां से लेकर आया, ठीक है, और उस पर्सन इस जीन के साथ जब इम्यून प्रोटीन लेकर आया दोस्तों, जो कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, याद रखना HLA, हम पढ़ेंगे सेल में कि HLA क्या होता है, ठीक है, यहां पर HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ल्यूकोसाइट के लेवल पर एक एंटीजन लेकर आता है जिसको बोलते हैं HLA DR1, HLA DR4, ऐसे कई होते हैं, ठीक है। आपने HLA27 का नाम सुना होगा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, वो भी पढ़ेंगे, वो भी मेरे सब्जेक्ट में है, ठीक है। याद रखना इस बार पीडियाट्रिशियन को भी शामिल किया है मैंने अपने सब्जेक्ट में, गायनिक ऑब्स्टेट्रिक को भी शामिल किया है मैंने अपने सब्जेक्ट में। तो याद रखिए यहाँ पर HLA DR1, HLA DR4 भी रोमेटिक अर्थराइटिस को यहाँ पर डेवलप करता है। यानी जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में एक्सपोज होते हैं दोस्तों, जैसे कई लोग आपके आसपास, या तो आप खुद या आपके आसपास कोई सिगरेट पी रहा है, लगातार सिगरेट स्मोक कर रहा है, या एक स्पेसिफिक कोई पैथोजन आ गया आपकी बॉडी में, जैसे कि कोई बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में, अब आपको बताया दोस्तों इंटेस्टाइन में गुड एंड बैड बैक्टीरिया, मल्टीपल गुड एंड गुड बैड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, वो अगर इंटेस्टाइन में सर्वाइव कर रहा है और वो आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित कर रहा है, डेफिनेटली वो आगे जाकर आपको रोमेटिक, कहते हैं ना रोमेटिक हार्ट डिसीज, ठीक है, आपको रोमेटिक अर्थराइटिस डेवलप करेगा। यानी ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण हमारे स्वयं का जो ऑन एंटीजन है, हमारे खुद का जो एंटीजन होता है उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, जैसे कि IgG एंटीबॉडीज, ठीक है, या अन्य प्रोटीन्स जैसे कि टाइप 2 कोलेजेंस, या जिसको आप विमेंटिन कहते हैं, ठीक है, टाइप 2 कोलेजेंस या विमेंटिन, ये खुद हमारे खिलाफ काम कर, यानी हमारी बॉडी को ये लगता है ये भले ही हमारे लिए काम कर रहे थे, लेकिन हमारी बॉडी के जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है, जो हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स होती है, उसको लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है यार, इस पर ध्यान रखना है। भाई पुलिस वालों को शक होता है तो अपने खबरी क्या कहते हैं, इस व्यक्ति के बारे में जानकारी निकालो यार, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, तो वो भी हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स को ये लगता है कि यार ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है और ये डेफिनेटली प्रभावित करेगा। इसलिए याद रखना टाइप 2 कोलेजन जैसे कि विमेंटिन इस प्रोसेस के माध्यम से दोस्तों मॉडिफाई होता है, जिसे हम याद रखना सिट्रुलिनेशन, ये बहुत अच्छी प्रोसेस होती है, सिट्रुलिनेशन, ठीक है, याद रखना CCP, आप टेस्ट कराते हो ना CCP, ठीक है, याद रखना दोस्तों ये
सिट्रुलिनेशन की जो प्रोसेस होती है यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, और ये प्रॉब्लम सेल्फ एंटीजन के जैसे वर्क करता है दोस्तों, याद रख लेना। ये प्रॉब्लम जो होता है आपको वहां पर ये प्रोटीन्स बिल्कुल एक प्रॉब्लम के रूप में सेल्फ एंटीजन के जैसे काम कर जाएगा, और यही कारण है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा पिक कर लिया जाएगा। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है उसको ये लग रहा है कि ये जो प्रोटीन है जो यहाँ पर सिट्रुलिनेशन के लेवल पर हुआ, मॉडिफिकेशन के लेवल पर हुआ, ये प्रोटीन कहीं ना कहीं परिवर्तित है, यानी कहीं ना कहीं इसमें आपके खिलाफ काम करने के गुण आ चुके हैं, ये सेल्फ एंटीजन के रूप में आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है, इसलिए तुरंत उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन हो जाता है, ये उसको तुरंत वहां पर अडॉप्ट कर लेता है, पिक कर लेता है दोस्तों, और ये उसको कहां ले जाता है वहां से आपको पता है, अभी हम पढ़ेंगे। इसीलिए मेटी जी का ध्यान रखिए, मेटी जी ने जो कहा है वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिजीज, ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, आपके बॉडी में, ये वहां से पिक करके इसको सेल्फ एंटीजन को लिम्फ नोड्स में ले जाते हैं, और लिम्फ नोड्स में ले जाकर दोस्तों वहां पर जो CD4, ठीक है, जो CD4 सेल्स होती है, जो टी हेल्पर सेल्स होती है दोस्तों, उन सेल्स को ले जाकर एक्टिवेट कर देते हैं कि साहब ये देखो, ये हम पकड़ के लाए, आप देखो ये क्या हमारे शरीर के खिलाफ काम कर रहा है, अगर काम कर रहा है तो आप इसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप करो, तो जो CD4 टी हेल्पर सेल्स है उसको एक्टिवेटेड किया जाता है, ठीक है, और जब इसको एक्टिवेटेड किया जाता है, जो टी हेल्पर सेल्स होती है वो पास की बीटा सेल्स के द्वारा, याद रखना जो टी हेल्पर सेल्स होती है, जो बी हेल्पर सेल्स, जो पर्टिकुलर टी हेल्पर सेल बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और जो बीटा सेल्स होती है वो प्रोलिफरेशन करना स्टार्ट करती है। बीटा सेल्स क्या होती है? डिफेंस मैकेनिज्म के सेल होती है, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस करती है, इसीलिए ये अपने संख्या में बढ़ने लगती है, उसको कह दिया जाता है कि भाई सैनिक कनेक्ट करो, ये हमारे खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति यहाँ मौजूद है, हमें बहुत तेजी से प्रोलिफरेट करना है और उसको स्टार्ट करके डैमेज करना है, और इसीलिए प्लाज्मा सेल्स में वो डिफरेंशिएट हो जाती है, और जब प्लाज्मा सेल्स होती है बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स होती है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के आपके बॉडी की, इसलिए क्या होता है, ये बी लिम्फोसाइट जब प्रोलिफरेशन करती है, संख्या में बढ़ती है, धीरे से वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो गए, डिफरेंशिएट हो गए, और ये एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, याद रख लेना, ये एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है जो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट होती है, यानी जिसको लेकर लिम्फ नोड्स में लाए थे ना, उस सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट वो जो मॉडिफिकेशन होकर आया था उसके अगेंस्ट ये एक प्रकार की एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर देती है दोस्तों। अब शुरू होता है रोमेटिक अर्थराइटिस का अध्याय। ये जो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, ये रोमेटिक अर्थराइटिस में टी हेल्पर सेल्स और एंटीबॉडीज को सर्कुलेशन में एंटर कराता है, यानी यहां पर ये एंटीबॉडीज बन गया, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज, ये सेल्स यहां से प्रवेश करेगी आपके ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से इस जॉइंट में, तब जाकर रोमेटिक अर्थराइटिस डेवलप होता है। यानी आप जो देख रहे हो कि रोमेटिक अर्थराइटिस में टी हेल्पर सेल्स और एंटीबॉडीज जो सर्कुलेशन में इंटर कर रही है और जॉइंट्स में पहुंच रही है दोस्तों, तो याद रखिएगा, एक बार इस ब्लड सर्कुलेशन से जॉइंट में पहुंच गई तब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है दोस्तों। ये टी सेल्स जब यहाँ जॉइंट्स में पहुंची तो ये यहाँ पर बहुत सारे साइटोकाइंस, याद रखना, बहुत सारे साइटोकाइंस को सिक्रीट करती है, जैसे इंटरल्यूकिन गामा, ठीक है, इंटरल्यूकिन 17, इससे ज्यादा इंफ्लामेटरी सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस, ठीक है, इस जॉइंट स्पेसेस में आ जाए और उस सेल को ये लगता है कि जॉइंट्स में बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है और मुझे इसको ठीक करना है, ठीक है, लेकिन यहां पर जब वो आएगी तो यहाँ तो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी, इसीलिए जॉइंट्स स्पेस में जब आएगी मैक्रोफेजेस को, वहां पर इंफ्लामेटरी साइट को जो साइटोकाइंस है उसको और ज्यादा सिक्रेशन करने लग जाएगी, और जब मैक्रोफेजेस यहाँ पर इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस को बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रेट करेगी तो यहाँ पर सिक्रेट होगा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, जो कि टी सेल साइटोकाइन के साथ जो साइनोवियल सेल्स होता है, उस साइनोवियल सेल्स को, ये जो साइनो आपके साइनोवियम होता है ना अंदर का, इस साइनोवियल सेल्स को भी स्टिमुलेट कर देती है, ठीक है, और जब ये साइनोवियल सेल यहाँ पर मोडरली यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर प्रोलिफरेट होती है, स्टिमुलेट होती है दोस्तों, देन यहाँ पर शुरू होता है बहुत ही डेंजरस वर्क, और ये वर्क होता है रोमेटिक अर्थराइटिस में।
जब साइनोवियल सेल्स प्रोलिफरेट होगी तो यहां पर, जब ये प्रोलिफरेट होगी तो यहां पर क्या होगा, इस प्रकार से ये मोटी मोटी लेयर यहां पर डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो मोटी मोटी लेयर डेवलप हुई इसे बोलते हैं हम पेनस। ठीक है, याद रखना इसको बोलते हैं पेनस। ठीक है, अब ये जो पेनस डेवलप हो गया, ये बहुत डेंजरस कंडीशन आपने डेवलप कर दी, क्योंकि ये पेनस के लिए यहां पर जब ये प्रोलिफरेशन हुआ, ये थिक हुआ, स्मूथ हुआ, साइनोवियल मेम्ब्रेन के लेवल पर हुआ। और याद रखना, ऐसे ही आपके बॉडी में कहीं पर भी इंफ्लामेशन होती है, चाहे वो ब्रेन के लेवल पर हो जाए, आपको याद रखना ग्रेन्युलेशन टिश्यू का निर्माण होता है, ग्रेन्युलोमा का निर्माण होता है। एज इट इज प्रोसेस, वहां पर भी जो ग्रेन्युलोमा का निर्माण होगा, यही ग्रेन्युलोमा ब्रेन के लेवल पर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है यही प्रोसेस वहां भी होगी, तो ट्रीटमेंट भी वैसे ही करना है जैसे रोमेटिक अर्थराइटिस का करना है। जब यहां पर ये पेनस का निर्माण हुआ, ये साइनोवियल सेल्स में इंक्रीज होने के कारण एक इम्यून, यहां पर क्या होगा, इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, एक पेनस को क्रिएट करेगा, यानी ये मोटी लेयर बनाएगा, ये पेनस को क्रिएट करेगा, ताकि एक थिक स्वलन साइनोवियल मेम्ब्रेन वहां पर डेवलप हो जाए। और ये थिक स्वलन साइनोवियल मेम्ब्रेन जब डेवलप होती है, इसी के कारण ग्रेन्युलेशन टिश्यू या स्कार टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक है, यही ग्रेन्युलेशन टिश्यू और स्कार टिश्यू जो कि फाइब्रोब्लास्ट, जो कि मायोब्लास्ट, जो कि इंफ्लामेटरी सेल्स का बना होता है। ठीक है, अब यहाँ तो फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मायोब्लास्ट हो गया, इंफ्लामेटरी सेल्स हो गया, तो इनका वर्क क्या होगा, पहले से रिड्यूस हो जाएगा। यही कारण है धीरे धीरे पेनस के कारण कार्टिलेज का डैमेज होना शुरू हो जाता है, और बहुत सारे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो बोन के लेवल पर, वो इरोड करना शुरू करते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जब प्रोसेस डेवलप होगी, ये बोनी टिश्यू के लेवल पर जब होगी, तो यहाँ पर ये जो कार्टिलेज है, ये इस प्रकार से इरोड होना शुरू हो जाएंगे। क्रैक्स हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और यही कारण है डायरेक्ट एक्सपोजर में आ जाएंगे दोस्तों, प्रोटीन के ब्रेकडाउन करने के कारण। अर्थात यहां पर जब सॉफ्ट टिश्यू और बोन का टूटना शुरू हो जाएगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा, तो जो एक्टिवेटेड साइनोवियल सेल्स होती है, वो भी वहां पर प्रोटीएसेस नामक एंजाइम को सिक्रीट करने लग जाएगी, और जब वो प्रोटीएसेस ज्यादा निकलेगा दोस्तों, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज में भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना शुरू कर देंगे। यानी अंदर भी ब्रेकडाउन, बाहर भी ब्रेकडाउन। बिना प्रोटेक्टिव कार्टिलेज के जो प्रोटेक्शन था कार्टिलेज का, वो टूट गया, और टूट जाएगा तो क्या होगा, जितनी भी अंडरलाइन बोन्स, उसके अंदर की जितनी भी बोन्स होती है, सब एक्सपोज हो जाएगी, और वो डायरेक्टली एक दूसरे से रब करना शुरू कर देगी, जैसे हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा था। लेकिन वहां प्रोसेस दूसरी थी, यहाँ प्रोसेस दूसरी है। और इसी के संबंध में जो इंफ्लामेटरी साइटोकाइन टी सेल्स होती है, वो सरफेस पर एक प्रोटीन को इंक्रीज करना शुरू कर देती है, लगातार यहाँ पर एक प्रोटीन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है, और ये प्रोटीन का सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं रेंकल, RANKAL। ये रेंकल का सिक्रेशन शुरू करती है, और ये बहुत बड़ा इम्यून कॉम्प्लेक्स का होता है दोस्तों, ये बहुत बड़ा 9 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये रेंकल जब सिक्रीट होता है, यहाँ पर रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी, ठीक है, ये ऑटो इम्यूनिटी के लेवल पर पढ़ा जाता है, कप्पा बी का भी सिक्रेशन शुरू कर देती है। ये कापा बी लिगेंड्स होते हैं, यानी कई प्रकार के जो हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, इम्यून मैकेनिज्म होते हैं, उसमें ये निकलते हैं दोस्तों। ये रेंकल टी सेल्स को रेंकल के साथ बाइंड करने को मजबूर कर देता है, यानी ये जो रेंकल बना यहाँ पर इम्यूनिटी का, वो पर्टिकुलर टी सेल्स के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, अब जब ये बाइंड हो गया, अलो हो गया, तो ओस्टियोक्लास्ट के सरफेस पर एक प्रोटीन होता है। आपको पता है हर सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, मैंने बताया यहां पर भी एक रिसेप्टर होता है, जो कि बोन को तोड़ना या ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया, ये हमारे खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए यहां पर दोस्तों ये ज्वाइंट स्पेस में एंटीबॉडीज जो यहां पर बनी है, ये एंटीबॉडीज भी अब ज्वाइंट स्पेस में आने लगती है। अब शुरू होता है रोमेटिक फैक्टर। ठीक है, आप कहते हो ना आरए फैक्टर टेस्ट करा ले, बोलते हो ना, यहां पर जब ये एंटीबॉडीज यहां पर कॉम्प्लेक्स बनकर इसके अंदर प्रवेश कर गई, अब एक एंटीबॉडीज को हम आरएफ फैक्टर के नाम से जानते हैं, और ये एंटीबॉडीज दोस्तों स्पेशली यहां पर जो आपके रूमेटॉइड फैक्टर के लेवल पर आती है, वो आईजीएम होती है।
ठीक है, इसको आप बोलते हो आईजीएम एंटीबॉडीज, और ये आप डिटेक्ट करते हो आरए फैक्टर के लेवल पर। जब वो एंटीबॉडीज इसके अंदर आएगी तब जाकर आरए फैक्टर पॉजिटिव आता है, जो कि आईजीएम एंटीबॉडीज के कारण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये अल्ट्रेशन में भी आईजीजी एंटीबॉडीज को एफसी डोमेन में कॉन्स्टेंटली टारगेट करता है दोस्तों। आपकी जो आईजीजी एंटीबॉडीज होती है उसको कॉन्स्टेंटली टारगेट करता है। और इसीलिए दोस्तों दूसरी एंटीबॉडी जिसे हम एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पैप्टिड एंटीबॉडी कहते हैं, जो सिट्रुलेशन के लेवल पर बनी थी, ये भी हमारी बॉडी में होती है। ये एंटीबॉडी जो सेकेंडरी होती है एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पैप्टिड एंटीबॉडी, जिसको आप सीसीपी कहते हो दोस्तों, ये सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन पर डायरेक्टली टारगेट करना शुरू करती है। और जब ये एंटीबॉडीज अपने टारगेट के साथ बाइंड हो जाती है दोस्तों, तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करती है। यानी एक तो एंटीबॉडीज ये दूसरी एंटीबॉडीज भी वहां पर बाउंड हो जाती है जो उसके खिलाफ बन रही है, दोनों वहां पर इम्यून कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। और जब इम्यून कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो हमारी बॉडी को चारों तरफ से घेर लिया गया। ठीक है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होगा तो ये साइनोवियल फ्लूइड में जाकर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब जब साइनोवियल फ्लूइड में एक्यूमुलेट होगा तो यहां पर से जितना भी कॉम्प्लिकेटेड, जितने भी कॉम्प्लीमेंटेड, जितने भी एंटीबॉडी के सिस्टम होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। और एक फैमिली होती है, जो हमारी बॉडी का एक फैमिली होता है, जो 9 स्मॉल प्रोटीन्स की फैमिली होती है, जो कि एक एंजाइम कैस्केड थ्योरी में वर्क करती है दोस्तों, जो कि जॉइंट को इन्फ्लामेशन और इंजुरी को प्रमोट करना शुरू करती है। यानी ये बता देती है कि नहीं ये बहुत खराब है, भले वो नहीं खराब है लेकिन बोलेंगे खराब है, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। ये दोनों 9 कैस्केड थ्योरी के माध्यम से काम करेगा, तोड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि आरए फैक्टर यहाँ पर अल्टर हो गया है, आईजीएम के द्वारा आईजीजी को भी टारगेट कर दिया गया है। इसीलिए फाइनली इन इंफ्लामेटरी प्रोसेस को डेवलप करने के ऑटो इम्यूनिटी के प्रोसेस के कारण दोस्तों, यहां पर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के कारण एंजियोजेनेसिस या न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन यहां से होना शुरू हो जाएगा। और ये जब न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा तब याद रखिएगा और ज्यादा इन्फ्लामेटरी सेल्स यहां पर प्रोमोट होना शुरू हो जाएगा। यानी मोर इन्फ्लामेटरी सेल्स को ये कैरी करने को अलो करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस होती चली जाएगी, बॉडी के दोनों साइड के जॉइंट्स अर्थात मल्टीपल जॉइंट इन्फ्लामेशन होना शुरू होंगे। शुरुआत कहां से हुई थी? एक जॉइंट से। अब मल्टीपल जॉइंट्स वहां पर इस एंटीबॉडीज के गृह क्षेत्र में आ जाएंगे दोस्तों, और इसीलिए इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है। ग्रेजुअली जितने भी डिस्ट्रॉयड होने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो जॉइंट्स होते हैं। इसीलिए याद रखना इन्फ्लामेटरी जो साइटोकाइन्स होते हैं इस टाइम जॉइंट स्पेस के अंदर स्टे कर जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, और इसी कारण से आप देखो आपको मूवमेंट करने में दिक्कत होती है। वहां से स्कैप होकर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू दोस्तों वहां पर अंदर मल्टीपल ऑर्गन या मल्टीपल सिस्टम में चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा स्किन और लंग्स में होता है। ये जितने भी यहाँ पर पर्टिकुलर जो एंटीबॉडीज बन रही है ये वहां से निकली, इसी ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से स्किन में चली गई, लंग्स में चली गई, इसलिए एक्स्ट्रा आर्टिकुलर प्रॉब्लम को कॉज करती है। इस आर्टिकुलर से निकलकर बाहर भी प्रॉब्लम करती है जो जॉइंट स्पेस के अलावा होती है। इसीलिए एग्जांपल के लिए अगर यहां से निकल रहा है तो इंटरल्यूकिन 1 निकलेगा, इंटरल्यूकिन 6 निकलेगा, ये ब्रेन में ट्रेवल करता है। ठीक है, ब्रेन में ट्रेवल करता है, और ब्रेन में ट्रेवल करेगा तो क्या रोमेटिक फीवर वाले पेशेंट को बोलेगा कि साहब मुझे ऐसा लग रहा है फीवर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडीज ब्रेन में गया तो ये पायरोजेंस के जैसे कार्य करता है। पायरोजेंस क्या होता है? फीवर क्रिएट करता है। ये यहाँ पर फीवर क्रिएट करता है जो फीवर कॉज करेगा, और यही कारण है स्केलेटल मसल में आने पर ये प्रोटीन ब्रेक डाउन को प्रोमोट करता है और ज्यादा बढ़ाता है, और इसीलिए स्किन में और बहुत सारे विसरल ऑर्गन में रोमेटिक नोड्यूल्स को फॉर्म करेगा। आप देखो जगह जगह रोमेटिक नोड्यूल्स को फॉर्मेशन कराता है, जो कि अराउंड आपको राउंड शेप के नजर आते हैं। ये कलेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स और वहां पर जितने भी मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस का कलेक्शन वहां पर होता है जहां पर नोड्स डेवलप करते हैं। और इसीलिए दोस्तों याद रखना नेक्रोसिस का एक सेंट्रल एरिया होता है जहां पर डेड टिश्यू होता है, इसीलिए यहां पर सारे ऑर्गन्स नोड्यूल्स को डेवलप करते हैं। यही नहीं, अगर ब्लड वेसल्स अफेक्टेड हुई तो याद रखना दोस्तों इनकी वॉल्स इन्फ्लाम्ड हो जाती है। जो ब्लड वेसल्स होती है इनकी वॉल इन्फ्लाम्ड हो जाती है, इसी के कारण डिफरेंट प्रकार की जो वेस्क्यूलाइटिस, वेसल्स की इन्फ्लामेशन, वेस्क्यूलाइटिस डेवलप होती है, और इसी के कारण इसके अंदर छोटे छोटे एरिथ्रोमेटस फाइब्रोफैटी प्लेक्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है दोस्तों। और यही कारण है
इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस के रिस्पांस में लीवर में भी बड़ी मात्रा में हेप्टिसिडिन यानी एक प्रोटीन होता है लीवर का, वो भी बनने लगता है। ठीक है, अगर वो बनने लग जाएगा तो सीरम आयरन का लेवल को डिक्रीज कर देता है। आपकी बॉडी में अचानक सीरम आयरन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। इसीलिए याद रखना, जब गट्स से, आपकी आंतों से आयरन का एब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर देगा और ये लीवर सेल या मैक्रोफेजेस के ट्रैपिंग करने का काम करेगा। उनको देखेगा कि ये वहां जाके करवाए नहीं, उनको ट्रैप कर देगा। ठीक है, उनको दूसरी तरफ लगा दिया और यहां से एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को बंद कर दिया। ठीक है, इसलिए याद रखना दोस्तों, लंग्स इंटरस्टिशियम के अंदर फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेटेड हो जाएगा और ये फाइब्रोब्लास्ट जो होता है बहुत ज्यादा प्रोलिफरेटेड होकर फाइब्रोटिक और स्कार टिश्यू का निर्माण करेगा दोस्तों, जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और हार्ड बनने के कारण आप देखो स्टिफनेस आती है रोमेटिक अर्थराइटिस में, मूवमेंट ही नहीं कर पाता आदमी। इसीलिए यहां पर याद रखना दोस्तों, एल्वियुलर गैस एक्सचेंज के लेवल पर जब जाओगे, प्लूरल कैविटीज के लेवल पर, ये लंग्स को सराउंड करने वाली जो लेयर होती है उसको भी इन्फ्लाम कर देता है, जिसके कारण वहां पर जो छोटी छोटी सिस्ट बनती है वो फ्लूइड से फिल्ड अप हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। और इसके कारण कभी कभी लंग्स का एक्सपेंशन होता है, प्लूरिसी भी डेवलप हो जाती है। रूमेटिक अर्थराइटिस का प्लूरिसी डेवलप होता है और हम प्लूरिसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक होगा क्या? नहीं होगा, आपको रोमेटिक में ठीक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक प्लूरिसी ठीक हो जाएगा। इसलिए इतना बताने की जरूरत थी। याद रखना, रोमेटिक अर्थराइटिस में टिपिकली मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है, दैट इज द डिफरेंस। यूजुअली 5 ऑफ मोर, ठीक है, याद रखना दोस्तों, 5 या इससे ज्यादा सिमेट्रिकली जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है दोस्तों। और इसीलिए बहुत सारे कंडीशंस यहां पर आपको देखने को मिलेगी। यूजुअली इसका मतलब होगा कि बॉडी के दोनों साइड पर सेम जॉइंट ग्रुप, यानी ये दोनों हाथ या दोनों पांव, सेम जॉइंट ग्रुप यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। बोथ हैंड्स कॉमनली अफेक्टेड होता है, जैसे स्मॉल जॉइंट, जैसे कि आपको दोस्तों, चूंकि मेरा साथ छोड़ दिया कंप्यूटर ने, लैपटॉप ने, इसलिए मैं आज यही वाइंड अप करना चाहता हूं, क्योंकि बंद हो गया तो आपको वीडियो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइट ही नहीं है, मैं क्या करूं सर, सॉरी। मैं आपको इसको रिपीट करूंगा, मंडे इसको रिपीट कर दूंगा ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यही वाइंड अप करते हैं दोस्तों। लाइट ही नहीं है, मैं क्या करूं दोस्तों, आज दिन भर से लाइट नहीं है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से इन्वर्टर लगा हुआ है मेरा, तो वो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन लैपटॉप में नहीं है। ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं।